महाराज जी सीताराम, हर हर महादेव। सीताराम सीताराम। जी, बहुत खुशी की बात है कि आपका जेआरएफ में नाम निकल आया है। तो इसमें देखिए आपका अनुभव क्या है, इसमें थोड़ा सा जो जेआरएफ देने चाहते हैं जो बच्चे लोग, उनको भी सहायता मिले, इसमें से क्या फ़ायदा है और इसमें क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा आपका अनुभव थोड़ा मिल जाता तो महाराज जी। रही बात आपने फ़ायदे के विषय में पूछा है, तो फ़ायदा के विषय में तो सब लोग जानते हैं कि यदि हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो प्रति माह हमको 37,000 रुपये, पहले 35,000 थी, लेकिन इसी महीने से कुछ दिन महीना पहले 37,000 रुपये कर दिया गया। तो पीएचडी के समय हमें 35,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। और रही नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए, तो संस्कृत वालों के लिए नेट जेआरएफ 2 प्रकार से होता है, एक 73 कोड, एक 25 कोड। तो 25 कोड वाला नेट जेआरएफ वही लोग निकालते हैं जो लोग एमए करते हैं आर्ट्स से, जो लोग आर्ट्स संस्कृत से होते हैं, एमए इन संस्कृत, वो लोग 25 कोड वाला नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं और उसे क्वालिफाई करके उन्हें नेट जेआरएफ मिलता है। और 73 कोड वाले वो लोग होते हैं जो पारंपरिक होते हैं, जिसे हम कहते हैं संस्कृत ट्रेडिशनल, यानी पारंपरिक संस्कृताध्ययन, जो हमारी परिपाटी है यूजी की शास्त्रीय कक्षा की और पीजी की आचार्य कक्षा की। तो जो पीजी आचार्य कक्षा में जो लोग होते हैं, जो विद्यार्थी, वो संस्कृत ट्रेडिशनल जो 73 कोड है उसमें नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरा नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम 25 कोड का था और उसमें प्रथम प्रयास में ही भगवती की कृपा से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। आपने पूछा अनुभव के विषय में, तो मेरा तो ऐसा कुछ अनुभव रहा है कि नेट जेआरएफ की तैयारी 6 महीना पहले बहुत है। नेट जेआरएफ के लिए यदि कोई व्यक्ति 6 महीना यदि पहले से शुरू से लग जाता है तो अच्छा है जी मैं। और 2 वर्ष के प्रीवियस क्वेश्चन को यदि मैं छोड़ दूं, यदि 2 वर्ष के क्वेश्चन के विषय में यदि चर्चा करूं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डीपली गहन अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जी। हम लोगों से एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत गहन अध्ययन किया। जी। तो जैसे कि वेद के विषय में मैं लेता हूँ, सबसे पहला हमारा टॉपिक वेद का है। तो फर्स्ट यूनिट जो वेद का है, उस वेद में हम लोग क्या करते हैं, वैदिक वाङ्मय ग्रंथ लेते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है वैदिक वाङ्मय से भी ज़्यादा कहीं उपयोगी हमारे लिए संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश का जो वैदिक वाङ्मय का वैदिकांश जो दिया गया है वैदिक भाग का, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है हमारे लिए। जी। क्योंकि वैदिक वाङ्मय में इतना ज़्यादा गहन दे दिया गया है जितना अंदर से पूछता नहीं है उसके विषय में। जी। इसलिए वैदिक वाङ्मय से ज़्यादा नोट्स यदि हमें वेद के अच्छे तैयारी के लिए और उपयोगी साबित हो सके, हमारे नेट जेआरएफ के लिए उपकारी हों, ऐसे नोट्स मुझे लगते हैं संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश पुस्तक है उसमें दिए गए वेद के विषय में। जी। और मुझे लगता है साहित्य का यदि अंश छोड़ दिया जाए, जो ग्रंथ लगे हुए हैं पारंपरिक, यदि उन ग्रंथों को छोड़ दिया जाए तो संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश इस नोट्स से अच्छे नोट्स किसी भी यूनिट के विषय में हमें अन्यत्र नहीं मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। जी। नहीं ठीक है महाराज जी, इसमें आपने वेद के बारे में बताए, हाँ। साहित्य के बारे में बताए, तो ये बताइए कि जिज्ञासा सबकी रहती है कि जेआरएफ देने से पहले कौन कौन सी ग्रंथों की तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, नोट्स के लिए मैंने कहा ना, सबसे पहले आप नोट्स के लिए, मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी की बात नहीं करता हूँ, मैं सेकेंड पेपर की बात करता हूँ। जी। आप सबसे पहले नोट्स के विषय में 25 कोड वाले संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश का अध्ययन करें। जी। और हमने ये भी देखा है कि संस्कृत ट्रेडिशनल 73 कोड वालों के सामने साहित्य बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत जटिल समस्या साहित्य की होती है। जी। एमए वाले बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड में कहीं साहित्य का अध्ययन करते हैं, काव्य प्रकाश, उनके लिए सरल हो जाता है। जी। ट्रेडिशनल वालों के लिए, 73 कोड वालों के लिए कहीं ना कहीं साहित्य बहुत टफ होता है। जी। तो मुझे लगता है साहित्य के विषय में संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश के नोट्स को 73 कोड वालों को भी देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। रही बात और नोट्स के विषय में, तो उसके लिए आप अन्यत्र दर्शन के लिए सर्वदर्शन संग्रह देख सकते हैं, कपिल देव का है ना, अपना उनका दर्शन के विषय में अपना विचार देख सकते हैं, वो अलग की बात है। जी। लेकिन साहित्यिक नोट्स के विषय में मुझे लगता है संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश बहुत उपयोगी होगी। जी। दूसरी बात, तैयारी के विषय में आपने कहा, तो संस्कृत
प्रतिस्पर्धा प्रकाश में साहित्य के जो भी ग्रंथ लगे हैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझाया गया है। जी वहाँ की सूक्तियाँ वगैरह वहाँ नहीं दी गई हैं। जी तो एक बार जितने भी ग्रंथ साहित्य के लगे हैं उनको आप आद्योपांत अवश्य पढ़ लीजिए। जी और जितने दर्शन के ग्रंथ लगे हैं छोटे छोटे, सांख्य, कारिका, वेदांत, इनकी आवृत्ति हमें महीने में 15 बार 1-2 दिन का गैप करके हमें आवृत्ति करनी चाहिए, जी जैसा मैंने किया। जी जितने भी हमारे दर्शन के ग्रंथ थे प्रायः उनकी मैं प्रतिदिन मूल ग्रंथ की रोज आवृत्ति किया करता था। जी और जितने साहित्य के ग्रंथ लगे हैं उनको मैंने पूरा आद्योपांत पहले पढ़ा, जितने भी ग्रंथ लगे हैं जी उनको पढ़ने के बाद में कुछ नोट्स उनसे निकाले। जी और प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद मेरा मानना ये था कि जो साहित्य से जैसे नल चंपू हुआ, कादम्बरी हुआ, ठीक है ना, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मुझे ऐसा लगा कि शुरू के 20 पृष्ठ जो होते हैं, जी मेरे 20 पेज तक मैंने जी। नियम बना लिया। पहले तो मैंने पूरा पढ़ा, जी। उसके बाद मैंने नियम बना दिया रोज 20 पेज तक मैं प्रतिदिन इन ग्रंथों की आवृत्ति करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 पेज तक मैं उनकी आवृत्ति करता था जी। और उन्हें देखता था वहाँ की ये किसका ये वचन है, योगेंद्रायण क्या कह रहा है, वासव दत्ता का वचन है, किसका क्या वचन है, सारे नाटक हाँ, इत्यादि। चलिए इस भी ठीक है महाराज जी। अब इसमें तो आपका अब पीएचडी करने का जो पक्का हो गया है महाराज जी, पीएचडी करेंगे ही। जी जी। तो पीएचडी आपका पीएचडी करने के बाद में आपका लक्ष्य क्या है? संस्कृत के प्रति आप क्या करना चाहते हैं? बस पैसे ही कमाना चाहते हैं कि बस पैसे कमाते हुए भी संस्कृत का रक्षा करना चाहते हैं? आपका क्या लक्ष्य है? आपके इस प्रश्न के विषय में सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, संस्कृत हमारी जननी है, हमारी माता है, हमारी पोशिका है। जी हम लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुए, आगे हमें छात्रवृत्ति अच्छे मायने में यानी अच्छी खासी में मिलेगी, प्रति माह आएगी, जी तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगी, उससे ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। जी ठीक है। तो ये जो हम सक्सेस हैं, यहाँ तक पहुँचे, ये किसकी देन है? ये हमारी संस्कृत और संस्कृति की ही तो देन है। जी जी यदि संस्कृत भाषा न होती, इसके प्रति यदि हम इतने समर्पित न होते, जी और यदि माँ की कृपा, संस्कृत जननी की यदि कृपा न होती हमारे जीवन में, तो क्या हम यहाँ तक पहुँचते? नहीं पहुँचते। तो हम यदि सामान्य दृष्टि से भी देखें तो संस्कृत हमारे लिए अत्यंत उपकारिका है, जी अत्यंत उपकारिणी भाषा संस्कृत है। और संस्कृत के साथ साथ संस्कृति के विषय में, और हमारी जो गुरु परंपरा है वो अत्यंत विशद गुरु परंपरा है हमारी। जी ठीक है, हमारी व्याकरण की, वेदांत की जो परंपरा है हमारी गुरुजनों की, वो अत्यंत विशद गुरु परंपरा है। जी तो हम उस गुरु परंपरा में पल्लवित हुए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हमारा ये ध्येय है कि संस्कृत जगत में चल रही जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा का संवर्धन। जी सबसे पहले तो आज के समय में संरक्षण बहुत मुश्किल हो गया है, जी। तो सबसे पहले उसका संरक्षण, और संरक्षण करते हुए दिनों दिन उसका नए रूप में संवर्धन करना है ना, उसका अच्छे रूप में परिणमित करना, ये हमारा सबसे ज़्यादा लक्ष्य यही है। जी चलिए ठीक है महाराज जी। तो आपका संस्कृत पढ़ के संस्कृत का संरक्षण करिएगा। सच में कहें तो आजकल भारत में संस्कृति का कमी होती जा रही है, अवश्य। तो आप थोड़ा इसके लिए थोड़ा आप जैसे ही लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग ही इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो अब महाराज जी लास्ट में आपके मुखारविंद से थोड़ा एक श्लोक हो जाए तो हम आपसे विराम ले लेंगे। मैं भगवती दुर्गा का स्मरण करता हूँ। जी। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नरश्चाथ पशुश्च दुर्गा, यदि यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा, दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्, दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। हर हर महादेव। महादेव।